हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज यूबीटी 7 और कंप्लीट एनसीईआरटी 1 का आपका टेस्ट था और आपने अच्छे से टेस्ट दिया होगा। चलिए उसका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 3 ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट ऑप्शन हैविंग सुटेबल वर्ड्स फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये बेटा आपका एक्टिन के लिए बात कर रहा, थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन। तो भैया आपको पता है एक्टिन में 2 एफ होते हैं, 2 एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन होता है जिसका मोनोमर होता है जी एक्टिन। फिर उसी के पैरेलल चलता है आपका ट्रोपोमायोसिन और रेगुलर इंटरवल पे पाया जाता है ट्रोपोनिन। तो कंटेन्स 2 एफ एक्टिन and 2 filament of tropomyosin protein along with troponin for masking। तो ट्रोपोनिन बेटा मास्किंग होता है, ये भी याद हो जाएगा कि भाई ट्रोपोनिन के बारे में पूछ रहा है, या ट्रोपोनिन को बताने का एक तरीका और होता है कि रेगुलर इंटरवल पे चले। तो 2F, इसके बाद ट्रोपोमायोसिन, तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सार्कोमियर्स इज लेबल्ड करेक्टली। तो कौन सा सार्कोमियर की लेबलिंग करेक्ट है। तो बेटा आपको पता है 2 जेड लाइन का बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं सार्कोमियर, जिसमें बीचों बीच ए बैंड आता है और एक तरफ हाफ आई और एक तरफ हाफ आई, यही तो है। तो चलिए उठाइए पहले 2 जेड लाइन ढूंढिए। तो जेड लाइन एच लाइन तो गलत हो जाएगा, आई लाइन तो गलत हो जाएगा, 2 फिगर तो ऐसे ही चला गया। अब जेड लाइन में जरा इस फिगर में देखिए, इसकी लेबलिंग जो किया है आई बैंड वाले में मायोसिन किया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो अपने आप आंसर निकल के आ गया पहला। तो 2 जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट हाफ आई और जो हरा वाला क्या हो गया मायोसिन, और बीच के जोन को क्या बोलते हैं एच जोन। एक फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, लीजा धम। तो यहां से याद हो जाएगा लाइट बैंड को दूसरा नाम होता है आई बैंड, जेड लाइन बीचों बीच बाइसेक्ट करती है और एक्टिन आपके फाइब्रिल पाए जाते हैं। डार्क बैंड के बीच में एच जोन होता है, ए बैंड भी कहलाता है, एम लाइन पाई जाती है और मायोसिन का बना होता है। फ्यूज्ड वर्टिब्री इन ह्यूमन्स आर। तो फ्यूज्ड वर्टिब्रिल बेटा आपका सैक्रल होता है और कॉक्सिजियल या कॉसिक्स बोलते हैं। सैक्रल बेटा 5 वर्टिब्रा फ्यूज करता है तो आपका सैक्रल बनता है, और कॉक्सिक्स में 4 का फ्यूजन से बनता है। तो 1 and 2, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी। लेकिन एक ध्यान देना कि लंबर की संख्या 5 होती फ्यूज नहीं होता है, थोरैसिक की संख्या 12 होती फ्यूज नहीं होता। लेकिन जो कॉक्सल है ये भी बेटा आपका फ्यूज्ड बोन है। अगर यही क्वेश्चन में आगे चल के बदल देता कि फ्यूज्ड बोन्स इन ह्यूमन्स आर, तो आपका आंसर हो जाता पहला, दूसरा, तीसरा। हमारा स्टर्नम भी फ्यूज्ड होता है, तो कॉक्सल भी फ्यूज्ड होता है। इसमें 3 बोन होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है ना। तो कॉक्सल जो पेल्विक गर्डल बनाने में काम करेगा। पिक आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो भैया यूनिपोलर न्यूरॉन आपका पाया जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज A2। बाईपोलर बेटा आपका रेटिना ऑफ आई, नेजल एपिथेलियम मतलब आपका नोज में और ईयर में, तीनों जगह पे आपका बाईपोलर मिलेगा। तो B3, A2 B3, तो आंसर तो मिल गया आपका डी। और मल्टीपोलर आपका मोस्ट कॉमन न्यूरॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिपोलर में एक सिंगल होगा और उसको हम लोग एक्सॉन बोलेंगे, और जब बेटा आपका एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट हो या डेंड्रॉन्स तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइपोलर, और सिंगल एक्सॉन और मेनी डेंड्राइट या डेंड्रॉन उसको बोलते हैं मल्टीपोलर।
सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पूछा है, नीड एनर्जी एटीपी टू वर्क, बिल्कुल सही है, एनर्जी तो चाहिए ही। एक्सपल 2 सोडियम फॉर एवरी 3 पोटेशियम आयंस इंपोर्टेड, तो ये तो गलत हो गया भैया, हमको लगता है यहाँ पे 3 सोडियम एक्सपेल मतलब आउटवर्ड करता है, 2 पोटेशियम उसके एवज में क्या करता है, इन, तो दूसरा हो गया गलत, तो दूसरा सही, आल में दूसरा होगा तो नहीं होगा आंसर। वर्क्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लाइन सही है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 मिली वोल्ट पे क्या करता है, मेंटेन करता है, तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। पोलराइज स्टेट किसके कारण होता है, तो आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन के कारण, और डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। Which of the following function is related with thyroid hormone? They play an important role in the regulation of BMR. टेम्पो ऑफ लाइफ बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, साथ ही साथ बेटा आरबीसी फार्मेशन में भी सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ बेटा आरबीसी फार्मेशन में आपका कॉर्टिसोल, दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, तो सारी बातें सही हो गई, आंसर हो जाएगा डी। मैच द सोर्स ग्लैंड विद इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सोर्स हार्मोन और फंक्शन को पूरा मैच करना है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, तो ये यहीं पे गलत हो गया था, कहाँ से निकलता, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और बाकी लाइन सही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच निकलता, स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डीसीटी, तो पहला गलत दूसरा सही, लेकिन ऑप्शन बी और सी है, तो आपको तीसरा भी देखना पड़ेगा। थायराइड फॉलिकल टीसीटी रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि आंसर खाली बी मिलेगा, कई लोग बी और सी दोनों करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टीसीटी बेटा रेगुलेट करता ब्लड कैल्शियम लेवल, इसमें कोई दो राय नहीं, ये लाइन सही है, लेकिन गलत क्या है, तो एक्चुअल में बेटा थायराइड फॉलिकल से जो निकलता है वो T3 और T4 निकलता, ध्यान रखिएगा, और टीसीटी थायराइड ग्लैंड से निकलता है, लेकिन स्ट्रोमल टिश्यू से निकलता है, ना कि थायराइड फॉलिकल से, इसलिए गलत हो जाएगा। अल्टीमो ब्रोंकियल सेल होता है, लेकिन आपको नाम नहीं याद करना, लेकिन थायराइड फॉलिकल से थायरॉक्सिन या T3 T4 निकलेगा, जबकि स्ट्रोमल टिश्यू जो आउटसाइड फॉलिकल होगा उससे निकलेगा टीसीटी, और ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, लाइन सही है, तो आंसर निकलेगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू साइट ऑफ हार्मोन्स प्रोडक्शन, तो ऑड वन आउट मतलब कि साइट मतलब कि तीनों एक ही जगह से निकल रहे हों, तो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, तो एपिनेफ्रिन ये निकलेगा एड्रिनल मेडुला से, और ये निकलेगा बेटा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से, लेकिन निकल कहाँ से रहा है, एड्रिनलिन से ही निकल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है। एफएसएच, टीएसएच, जीएच ये निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो ये भी सही हो गया। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन एंड रिलैक्सिन ये बेटा आपका ओवरी से, तो सही हो जाएगा। प्लेसेंटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड थाइमोसिन, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन ये निकलता है पैंक्रियाज से, लेकिन थाइमोसिन निकलता बेटा थाइमस ग्लैंड से, इस कारण से ए ऑड वन हो गया, क्योंकि तीन ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ही ग्लैंड से निकलते हुए। क्वेश्चन नंबर 9, प्लेस द करेक्ट ऑर्डर द एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन FSH, ये भी बता दिया कि ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब बेटा आपको मालूम है, इस समय आपको मैं बहुत प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इस सीक्वेंस या ऑर्डर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें आप सारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे देता है, फिर कहता है बताइए किस क्रम में व्यवस्थित करना है। अब भैया ऐसे क्वेश्चन में आपको लास्ट पहला ये सब करके करना चाहिए, तो चलिए मुझे लगता है कि सबसे लास्ट में आपका रिस्पॉन्स करेगा, मतलब काम करेगा, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए बेटा आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज ओवेरियन ग्रोथ, यानी ये लास्ट में आएगा।
तो दो ऑप्शन तो देखिए आपके निकल गए, ए और डी। सी और बी में लास्ट में आपका 1 है, और शुरू में क्या होना चाहिए, शुरू का तो मैच है तो उसके जस्ट पहले वाला आपको देखना चाहिए कि इधर देखिए शुरू में क्या आएगा, हार्मोन बाइंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट हो गया। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ेगा तो उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर करेगा, तो हो जाएगा आपका 5 4, उसके बाद सेकेंड मैसेंजर थर्ड, 5 4 थर्ड, आंसर मिल गया आपका बी। उसके बाद लास्ट में बायोकेमिकल रिस्पांस आएगा, फिर आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पांस हो जाएगा। तो इसको ऐसे मैच करा के आपको करना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट जैसे आपको इसको और तेजी से करना, जैसे हम तो मालूम समझा रहे हैं, लेकिन तेजी से करना, तो जैसे आपने लास्ट पकड़ा और पहला पकड़ा, तो लास्ट क्या था, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, तो उसके जस्ट बगल में क्या होगा, बायोकेमिकल रिस्पांस। तो भैया 1 के जस्ट बगल में क्या आना चाहिए था, 2, तो 1 में 3 था, तब भी आप जल्दी से निकाल ले जाते। टैक्सॉन इज, तो टैक्सॉन कुछ नहीं बेटा, आपका एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, लेकिन टैक्सॉन किसी भी रैंकिंग की हो सकती है, जैसे कि सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन में आता है किंगडम, और लोवेस्ट बेसिक यूनिट में आता है स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 11, द गिवन टेबल गिव्स द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट प्लांट। व्हीट का क्लासिफिकेशन है, तो मोनोकॉटिलेडोनी किस कैटेगरी में आ गया बेटा, क्लास। ये क्या हो गया, ऑर्डर। फैमिली क्या होती है, पोएसी। आप भर लीजिए अब इसको आराम से। तो 1 इज क्लास, सेकंड इज ऑर्डर, और थर्ड इज पोएसी। तो ये आपका व्हीट, मैंगो, और खासकर व्हीट और मैंगो का आपका जो एनसीईआरटी दिया वो तो याद ही होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन इज नॉट ट्रू। क्लासिफिकेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। मेंबर्स ऑफ फैमिली आर लेस सिमिलर देन मेंबर्स ऑफ एन इंक्लूडेड जीनस। तो लाइन सही है, क्योंकि जीनस आपका नीचे है और फैमिली ऊपर है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे सिमिलरिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो बेटा पहला सही हो गया। और नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू में देखिए पहला पढ़ना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि जाहिर बात 3 4 5 में से कोई पढ़ लेना चाहिए था आपको, 1 2 तो पढ़ना ही नहीं था, 3 पढ़ते हैं। फैमिलीज हैव मोर मेंबर देन फाइला। तो एक चीज़ और याद रखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा ग्रुप कहाँ, सबसे ज़्यादा मेंबर किसके होंगे, किंगडम के, जैसे एनिमेलिया में सब आ जाएंगे। फिर उससे कम मेंबर किस में, फाइलम में। स्पीसीज में आपका सिर्फ एक ही ग्रुप के मेंबर रहेंगे। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो बड़ा होता जाएगा, यानी हायर टैक्सॉन तो नाम ही इसीलिए रखा गया था। तो तीसरा क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया, कि फैमिलीज हैव मोर मेंबर देन फाइला, गलत हो गया। फाइलम में मेंबर ज़्यादा होंगे कंपेयर टू फैमिली। इस कारण से आंसर आपको मिल गया। और यहीं पे आपने देखिए, अब ये आपका टाइम किल करने का क्वेश्चन है, कि एक बच्चा ढाई के पूरा 1 2 3 4 5 पढ़े और टाइम उसका खोटा हो, और एक बच्चे ने सोचा कि यार जब ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिया है, 3 4 5 में से कोई एक गलत होगा, तो डायरेक्ट 3 क्यों ना पढ़ लेता, और 3 पढ़ता, 3 ये गलत मिल गया, लगा के मुस्कुरा के चल दिए। ये है स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट तरीके से बेटा आप कैसे क्वेश्चन को जल्दी टैकल करके अच्छे से सॉल्यूशन मतलब आंसर दे दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है। मेंबर ऑफ फैमिली शेयर अ कॉमन एंसेस्टर इन द मोर डिस्टेंट पास्ट देन मेंबर ऑफ एन इंक्लूडेड जीनस। तो भाई जीनस जो होगा, तो फैमिली में जो दूर दूर के भी मेंबर होंगे वो आपके फैमिली में एक साथ आ जाएंगे। द नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ टैक्सॉन डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव डिग्री ऑफ सिमिलरिटी। तो सही भाई, सिमिलरिटी के आधार पे ही तो आपका मैच करेगा तो एक ग्रुप में, नहीं मैच करेगा तो दूसरे ग्रुप में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्ट, म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन एस्कोमाइसिटीज। तो फाइको राजोपस म्यूकर, ये बेटा किसके मेंबर होते हैं, फाइकोमाइसिटीज के, इसलिए आपका गलत हो गया।
अगेरकस पैरासिटिक फंजाई होता है, बैसिडियोमाइसिटिस। तो बेटा अगेरकस पैरासिटिक नहीं होता, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है। कैसा होता है? सैप्रोफिटिक होता है, इसलिए गलत हो गया ये आपका। एल्ब्यूगो तो फाइकोमाइसिटिस, राइजोपस एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, तो ए सेप्टेड माइसिलियम, लेकिन किसके मेंबर होते हैं? फाइकोमाइसिटिस के, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका डी आ गया। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड या एब्सेंट भी चल जाएगा। ड्यूट्रोमाइसिटिस के मेंबर होते हैं अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम इन गिवन बाय एम.डब्ल्यू. बेजर्निक सही है, और बेजर्निक ने ही टर्म वायरस भी दिया, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन आर काज बाय वायरस। टोबैको मोजाइक डिजीज टीएमवी वायरस से होता है और एड्स होता है एचआईवी वायरस से। द वायरॉइड इन 1971 डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर, तो इसलिए आपका नॉट ट्रू पूछा है, तो सी आंसर हो जाएगा। 1935 में WM स्टेनली ने वायरसेस को क्या किया था बेटा? क्रिस्टलाइज। क्वेश्चन नंबर 15, ये बेटा आपका क्या है जरा देखते हैं। सेल टाइप मोनरा और पोडिस्टा की बात कर रहा है, तो मोनरा कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक, और पोडिस्टा कैसा होगा? यूकैरियोटिक। तो ए आना चाहिए प्रोकैरियोटिक, तो देखो ए यूकैरियोटिक तो चला गया। अब बेटा आगे बढ़िए, ए में देखिए प्रोकैरियोटिक एंड म्यूजोकैरियोटिक वर्ड आया, तब भी डी भी चला गया, तो दो ऑप्शन तो चले गए। अगला है बी, क्या? सेलवाल नॉन सेलुलोजिक मोनरा में होता है। प्रोडिस्टा में आपकी यहाँ जो लाइन लिखी वो लिखी है प्रेजेंट इन सम, जैसे कि क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजेलेट, तो बी होना चाहिए प्रेजेंट इन। देखो यहाँ पे ऑल किया इसलिए गलत हो गया, तो आंसर तो निकल के आ गया। देखिए कितना आसानी से, आगे ना पढ़ते तब भी चल जाता। बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे सारे प्रकार के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी और ऑटोट्रॉफिक भी, सब पाए जाते हैं मोनरा में। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो ड्यूट्रोमाइसिटिस के एग्जांपल तो बेटा अभी आपको हमने बताया, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा भी नहीं मिल रहा है, तो आंसर आपका सी आना चाहिए। चलिए ढूंढ लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा हो। एल्ब्यूगो नहीं होगा, पक्सीनिया नहीं होगा, अस्टिलागो नहीं होगा, एस्परजिलस नहीं होगा, सैक्रोमाइसिस नहीं होगा, अगेरकस नहीं होगा, न्यूरोस्पोरा नहीं होगा, राइजोपस नहीं होगा। राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर ये होते हैं बेटा फाइकोमाइसिटिस के। और क्लेविसेप्स ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं बेटा आपके एस्कोमाइसिटिस के। और पक्सीनिया, अस्टिलागो एंड अगेरकस होते हैं आपके बैसिडियोमाइसिटिस के। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज विरोइड से होता है, 1971 में डिस्कवर किया था टियोडीनर ने। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं विदाउट प्रोटीन कोट। सीआर जैकोब डिजीज ये बेटा आपके प्रियॉन्स से होते हैं। कोलेरा विब्रियो कोलरी बैक्टीरिया से होता है। लीफ रोलिंग, कर्लिंग, डॉर्फिंग, वेन क्लियरिंग, येलोइंग, ये सब बेटा आपके सिम्टम्स होते हैं वायरल डिजीज के। तो D1 दो ऑप्शन में और A2, तो आंसर निकल के आ गया बेटा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ब्राउन एल्गी एज वेल एज रेड एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा एक आपको हिंट बता दें, अगर कहीं भी फ्रेगमेंटेशन होगा तो ये शर्त होनी चाहिए कि बॉडी आपकी लॉन्ग फिलामेंटस हो। अगर बॉडी लॉन्ग फिलामेंटस होगी तो उसका ब्रेकिंग होगा, तो उसमें आपका फ्रेगमेंटेशन पाया जाएगा। तो ब्राउन एल्गी में तो भाई पाया जा सकता है, क्योंकि आपकी कैसी है? फिलामेंटस बॉडी है। एज वेल एज रेड एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लाई फ्रेगमेंटेशन, लाइन सही, कोई दिक्कत नहीं। रेड एल्गी एल्गल प्रीडोमिनेंट फिगमेंट इज आर फाइक्रोइरेथ्रिन, ये भी सही हो जाएगा। रिजर्व फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी में, जो कि संरचना में सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन, क्योंकि ब्रांचिंग होती है। तो ये सारे कैसे पॉलीमर हो जाएंगे? ब्रांच्ड, ध्यान रखिएगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19,
ग्रीन एल्गी अकर इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर, लाइन सही है। हैबिटेट ऑन ब्राउन एल्गी, तो देखो ग्रीन एल्गी में तीनों पानी लिखा होगा और उसमें कुछ आपका कैरेक्टराइजेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन जब ब्राउन एल्गी आएगा तो आपका फ्रेश वाटर में रेयर वर्ड आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, बाकी वाटर लिखा रहेगा। और जब रेड एल्गी आएगा तो सम इन फ्रेश वाटर लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। तो सम इन फ्रेश वाटर, मोस्टली इन साल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर भी सम होगा। ज़्यादातर रेड एल्गी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, ग्रीन एल्गी में आपके जो आपके क्लेमाइडोमोनास है वो आपका यूनिसेलुलर हो जाएगा, याद रखिएगा। रेड एल्गी में अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू वाटर सरफेस एंड डेप्थ में भी पाया जाता है। सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज प्लस अगार, ये लाइन आपका भी सही है। अगार जैसे कि आपको याद है जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। 2 to 8 इक्वल और एपिकल फ्लैजेला ग्रीन एल्गी में होते हैं, 2 लैटरल अनइक्वल होते हैं ब्राउन एल्गी में, और फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं बेटा आपके रेड एल्गी में। तो सारी बातें सही हैं। इन मॉसेस गैमेटोफाइट है 2 स्टेज, तो प्राइमरी स्टेज जब स्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा प्रोटोनीमा, और जो सेकंड स्टेज बनाएगा वो कौन सा स्टेज होता है बेटा, लीफी स्टेज। फिलामेंटस स्टेज होता है प्रोटोनीमा, और उसके लैटरल बर्ड से सेकेंडरी प्रोटोनीमा से आपका बनता है इरेक्ट और स्पैरली जो लीफ होता है उसको लीफी स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा एंड सेकंड इज लीफी स्टेज। तो 20 का आंसर हो जाएगा बेटा बी, और ये आपका आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। विच वन इज करेक्ट अबाउट हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट, तो हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट में 2 प्रकार के स्पोर बनेंगे, मेगा स्पोर एंड माइक्रो स्पोर, और यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा बेटा फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, रिटेंशन हो जाएगा, यानी प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। तो माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल एंड मेल। तो भाई माइक्रो मतलब मेल होता है छोटा वाला, मेगा मतलब फीमेल, तो इस वजह से लाइन गलत हो जाएगी। मेल गैमेटोफाइट नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन होती है, मेल ट्रेवल करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इन द एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द गैमेटोफाइट, यानी प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। और हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट के एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए, सिलेजेलेना एंड साल्विनिया। तो आंसर खाली सी रहेगा। विच वन इज करेक्ट अबाउट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, तो भैया मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बोलने का मतलब हेट्रोस्पोरी, और हेट्रोस्पोरी की शुरुआत होती है टेडोफाइटा से, फिर बाकी जिम्नो और एंजियो में पूरा पाया जाता है। तो इन ब्रायो एंड टेडोफाइटा दे हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो भाई आपका ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा दे हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही है। इन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दे हैव नो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, एल भी सही हो जाएगी। इन ब्रायो टेडो एंड एंजियो दे हैव फ्री लिविंग, नहीं भैया फ्री लिविंग खाली किस में होता है, ब्रायो और टेडो में, वो भी आपका कौन सा, जो टेडोफाइट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। तो ज्यादातर टेडोफाइट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन यूरोकार्डेड लाइक असेडिया सापा डोलियोलम नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल टेल्स, सही बात है, यूरोकार्डेटा में लार्वल टेल में पाया जाता है, और सिफेलोकार्डेटा में हेड टू टेल पाया जाता है, और परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ होता है। एग्जांपल होता है बैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस या लैंसलेट। लेकिन जो वर्टिब्रेटा ग्रुप होता है उसमें कॉर्डेट रिप्लेस हो जाता है, मतलब नोटोकार्ड रिप्लेस होकर क्या बना लेता है, वर्टिब्रल कॉलम्स। इसलिए सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होंगे, लेकिन सारे वर्टिब्रेट किस कैटेगरी में आएंगे, कॉर्डेट। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लाइन सही हो जाएगी। नोटोकार्ड रिप्लेस किस में कर दिया जाता है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम में। तो आंसर हो जाएगा 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टू रिस्पेक्टिव ग्रुप। चूंकि बेटा ये आपका एनसीईआरटी 11th का क्वेश्चन मतलब था पूरा कंप्लीट, तो हमने बहुत ज़्यादा आपके लिए लेंदी नहीं किया है, लेकिन फिर अगला पेपर आपको लेंदी मिलेगा। लेंदी का मतलब जब टॉपिक वाइज आएगा, और इसमें हम ज़्यादा कोशिश करते हैं जब पूरा कंप्लीट आए तो उसमें इन्फॉर्मेशन इतना हो कि आपका पूरा कवर हो जाए। तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप जल्दी कर सकते हो। लगेगा कि 1 2 3 4 पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप जल्दी कर सकते हो। तो बेटा ये साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डक्टाइस एंड ऑस्टिक थाइस के बारे में दिया गया है। साइक्लोस्टोमेटा में जो एब्सेंट होते हैं
सकिंग एंड सर्कुलर माउथ टाइप होता है, वेंट्रल होता है, यहाँ पे टर्मिनल होगा, स्केल यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे प्लेक्वाइड स्केल होता है, यहाँ पे साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल होता है। यानी आपके इन्फॉर्मेशन सब ले रहे हैं कौन कौन सा सही है, तो दो चीज़ें सही होगी, ध्यान रखिएगा। साइक्लोस्टोमेटा मरीन हैबिटेट सही है, कॉन्ट्रैक्टाइल मरीन, और ये मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं लेकिन मरीन में भी कुछ पाए जाएंगे। 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स, 5 to 7 लेकिन ओपरकुलम नहीं होगा, 4 पेयर लेकिन ओपरकुलम होगा। तो सारी बातें सही हो गई, आंसर हो गया सी। मैं घुमाता लेकिन मैंने कहा चलो घूमना नहीं, लेकिन आप याद कर लीजिए इसको, तो ये इंफॉर्मेटिव हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कार्टिलेजिनस फिश। तो बेटा कार्टिलेजिनस फिश मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्टाइल्स, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, तो ए के साथ 2 आना चाहिए। तो देखिए 2, बी के साथ 2 है, बी के साथ 2 चला गया, और ए के साथ 2 और 1 क्या है, फर्टिलाइजेशन आपका जनरली यहाँ पे होता है इंटरनल, तो 1 आएगा नहीं, तो ए के साथ 2 और 1 नहीं आना है, तो आंसर तो आपको देखो निकल आया, हमने 1 से निकाल लिया। लेकिन चलिए पूरा कर लेते हैं मैच। ज़्यादातर वीवी पैरस होते हैं, बोनी फिश में यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मोस्टली ओवी पैरस होंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज पर्ल ऑयस्टर। तो लुमलस को बोलते हैं किंग क्रैब, पिंक टाडा को बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर, डेंटेलियम को बोलते हैं टस्क सेल, कीटोप्लेरा काइटॉन। ये कॉमन नेम भी याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स जनरल कैरेक्टर। चलिए भैया इनकरेक्ट मैच करना, ध्यान रखिएगा। साइक्लोस्टोमेटा लैक जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। तो ये जॉ नहीं पाया जाता, अगर यहाँ पेयर्ड हटा के मैं फिन बोल देता तो फिन पाया जाता है, लेकिन पेयर्ड में नहीं होते हैं। बॉडी बेटा स्केल नहीं होती, विदाउट स्केल होती है। चूंकि आपको आंसर मिल गया है तो आपको ज़्यादा इसमें चिया पाँचा करना भी नहीं, क्योंकि आपके ऑप्शन में कोई आल या बोथ नहीं था, तो मुस्कुरा के चल देना चाहिए था। लेकिन चलिए हम पूरा सॉल्व करते हैं। ऑस्टेक्थाइस 4 पेयर ऑफ गिल होगा, ओपरक्यूलम पाया जाएगा, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल होगा, एयर ब्लेडर भी होगा, डूबेगा नहीं। रेप्टिलिया टिम्पैनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, इंटरनल चलेगा। एप्स इंडोस्केलेटन फुली ऑसिफाइड होगा, लॉन्ग बोन्स में हालो कैविटीज पाई जाएगी, न्यूमेटिक बोन्स कहलाती है। तो भैया आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 28 मैचिंग का क्वेश्चन है। बड इन द एक्सिल ऑफ लीफ, बड इज अपसेट इन द लीफ एक्सिल ऑफ लीफलेट्स। तो भैया अगर लीफ के एक्सिल पे बड है तो मतलब सिंपल लीफ हो गया, और लीफलेट है और उसके एक्सिस पे बड नहीं तो कंपाउंड लीफ। लीफलेट वैसे भी कंपाउंड हो गया था, तो A4B3, तो A4B3, तो आंसर तो आ ही गया आपका सी आंसर। स्पाइन मॉडिफाइड हुआ कैक्टस में लीफ का, और लीफ मॉडिफाई करके पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रब या आपका नेपेंथिस खसियाना। फ्लैशी लीव्स विद स्टोर्ड फूड, तो गार्लिक एंड ऑनियन। ये आपका वाल्वेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी। तो बेटा वाल्वेट आपका पाया जाता है कैलोट्रॉपिस में, और सबसे कॉमन वाल्वेट ही होता है। ट्विस्टेड बेटा आपका पाया जाएगा चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। इम्ब्रिकेट बेटा कैसिया और गुलमोहर, और वैक्सिलरी पाया जाएगा पी और बिन में। ध्यान रखना वैक्सिलरी एस्टिवेशन ओनली फॉर पेटल होता है, हमने एक क्वेश्चन पूछा था वो आपका अच्छा ट्रिकी वाला। बाकी एस्टिवेशन वाल्वेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट ये आपका पेटल भी दिखा सकता है, सेपल भी। लेकिन ये जो आपका वैक्सिलरी वाला होता है जिसमें 1+2+2, 1 स्टैंडर्ड लार्ज, और उसके बाद वैक्सिलम भी बोलते हैं या स्टैंडर्ड बोलते हैं, 2 लेटरल विंग्स बोलते हैं, और 2 एंटीरियर फ्यूज्ड होता है, कील बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाइपोगैनस, पेरीगैनस, एपीगैनस। तो एग्जाम्पल हमने बहुत पूछा था, तो अब हमने उसका लैंग्वेज दे दिया। तो पेरीगैनस पहचानने का तरीका होता है कि गायनीशियम को हाइपोथैलेमस कवर करके फ्यूज वर्ड पे ध्यान रखना, फ्यूज ढूंढो भाई, फ्यूज, ये देखो फ्यूज। तो मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज इंक्लोजिंग ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड, और उसके ऊपर सब निकलेगा, सॉरी तो एपीगैनस हो गया ना, एपीगैनस। अब पेरीगैनस के लिए वर्ड याद करिएगा
कि ये मार्जिन जाएगा और उसके चारों तरफ एक रिम बनाएगा, रिम ऑफ थैलेमस, तो रिम ऑफ थैलेमस, तो बी की मैचिंग हो गई 2 के साथ। और हाइपो का मतलब होता है गाइनीशियम हाईएस्ट होगा, उसके नीचे बाकी सब आएंगे। तो A3 और B2, A3 B2 और C1। तो याद रखिएगा एपिगाइनस का मतलब होता है थैलमस ओवरी को इंक्लोज करके फ्यूज करेगा, बाकी सब उसके ऊपर निकलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और पेरीगाइनस में आपका थैलमस ओवरी के चारों तरफ एक रिम बनाएगा। प्लम रोज पीच पेरीगाइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स? एपोकार्पस कार्पेल्स फ्री, सही है। लोटस रोज एंड माइकेलिया भी याद कर सकते हैं। सिनकार्पस कार्पल्स फ्यूज मस्टर्ड टोमेटो पेपावर। और सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट कॉमन सिनकार्पस कंडीशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन वर्ड तो यहाँ पे आता नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी, फॉल्स पूछा था। क्वेश्चन नंबर 32, मैचिंग करना बेटा। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रुप ए का ग्रुप बी के साथ मैच करना है। मोची डायपी पोसी, मोनो एडल्फस चाइना रोज, डाई एडल्फस पी एंड पॉली एडल्फस सिट्रस। और चाइना रोज किसका एग्जाम्पल है, मालवेसी का। तो ए की मैचिंग 4 के साथ हो गई 2 ऑप्शन में। सी की मैचिंग करते हैं इपीपिडेलस। इपीपिडेलस बेटा आपका मालवेसी और सोलेनेसी दोनों में मिलेगी, लेकिन एक मैचिंग हो गई तो दोबारा नहीं कर सकते आप। मालवेसी में भी इपीपिडेलस होता है, जिनको नहीं मालूम वो याद कर लेंगे यहाँ पे। और इपीफिलस बेटा आप किस में पाया जाता है, लिलिएसी में। और डायडल्फस डाइपी मतलब कि पी में। तो C2 आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। तो ऐसे याद करिएगा। इपीपिडेलस सोलेनेसी नो डाउट है, मालवेसी भी है, ये भी याद रखिएगा, लेकिन आपका एक ही मैचिंग करा पाओगे आप। मैच द प्लेसेंटल टाइप कॉलम 1 विद देयर कॉलम 2। एग्जाम्पल का है प्लेसेंटेशन का। तो बेसल आपका पाया जाता है मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। एक्साइल लेमन टोमेटो चाइना रोज। एक्साइल में आपका फॉल सेप्टा पाया जाएगा। फ्री सेंट्रल में आपका प्रिमरोज एंड डायंथस, फॉल सेप्टा नहीं पाया जाएगा। और पैराइटल इनर वॉल ऑफ ओवरी मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। शुरू में यूनिलॉकुलर होगी, लेकिन फॉल सेप्टम के कारण आपकी बाइलॉकुलर हो जाएगी। तो A4 एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो आसानी से मिल गया था आपको। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। देखिए इंफॉर्मेटिव है, और इसको अगर आप इसमें 360 ला देते हो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आपके लिए इसमें घुमाया नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस देना है आपको NCERT 11th में। तो अगर आपका 360 या 350 तक भी आ रहा है तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है ना। कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मैचिंग करना है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, सीव सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। तो आपको मालूम है जिम्नोस्पर्मिक फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता, उसकी जगह पाया जाता सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल, यानी ए के साथ मैच करेगा। तो ए के साथ 3 और 4 आना चाहिए, और 1 नहीं आना चाहिए ए के साथ। तो देखो, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। क्वेश्चन कोई बखिया उड़े, देखने में कितना बढ़िया लगता है, जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको लगे क्या क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं। अरे जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब नहीं होता भाई। समझ गए होगे तुम लोग कितना तेजी से निकलता है। अब बाकी ढूंढना नहीं, आप ढूंढो, सब ढूंढ लो। बाकी एंजियोस्पर्म में बेटा आपका क्या मिलेगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। इसके बाद ये दोनों में कॉमन है, पैरेन्काइमा और फाइबर दोनों में होता है। तो क्वेश्चन बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, घटिया भी है, पढ़ने में समय लगेगा, कोई ढूंढेगा बैठ के, अरे कोने कोने में टाइम लग गल। अरे कुछ नहीं टाइम यार, आप लगाने की कला सीखिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब एक है तो आप पढ़ लो, दूसरा तो पढ़ना है, जब 1 4 3 5 पढ़ लेते हैं। चलिए 1 पढ़ते हैं। एपिडर्मल सेल हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल। सही है बात तो।
दूसरा पढ़ना नहीं था। रूट हेयर्स आर यूनिसेलर, वाई स्टेल हेयर आर मल्टीसेलर, ये भी सही है। ट्राइकोम ब्रांच अनब्रांच फलाना जगह सही है। गार्ड सेल डम्बल सेल इन डाइकॉट। अब एक हिंट आपको हम देते हैं, जब 1 2 3 4 5 आए तो आपका यहाँ पे भी हिंट होता है, पहले आप 1 पढ़िए फिर 5 पढ़िए ऐसे करके, फिर 4 ऐसे करके। तो पांचवा गलत हो गया तो आंसर आपका आ गया डी, क्योंकि गार्ड सेल में जो होता है डम्बल शेप्ड किस में होगा बेटा, मोनोकाट में, और बीन शेप्ड किस में होगा, डाइकॉट में। क्वेश्चन नंबर 36, ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम इज फाउंड इन। तो भैया ग्राउंड ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मल एंड वास्कुलर टिश्यू क्या कहलाता है, ग्राउंड एंड फंडामेंटल। और ग्राउंड और फंडामेंटल तीनों प्रकार के पाए जाएंगे, पैरेन्काइमा भी होगा, कॉलनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा भी होगा। यूनिसेलर हेयर है। अब देखिए यहाँ पे आपको जब रूट और डाइकाट और मोनोकाट में डिफरेंस क्लियर करना है तो देखिए एक्सार्च का मतलब रूट की बात कर रहा है, यहां से क्लियर हो गया, क्योंकि इंडार्च होता है स्टेप में, तो स्टेम तो चला गया था। और जब 2 4 तक हो तो बेटा आप किसकी बात कर रहे हैं, डाइकाट रूट की। और मोनोकाट रूट का 2 बहुत खास फीचर है, पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, और मोर देन 6 यानी कि पॉलीआर्च कंडीशन होगी, तब आपका मोनोकाट रूट होगा। नहीं तो बाकी चीजें डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट में क्या होती है, कॉमन होती है। तो आंसर हो जाएगा डाइकाट रूट। विच वन इज करेक्ट, डार्सी वेंट्रल लीफ स्टोमेटा और ऑन लोअर, यानी लोअर साइड में ज्यादा होंगे, अपर में नहीं या बहुत कम होंगे। मोनोकाट स्टम में वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाती है, लाइसिजीनस बोलते हैं। रेटिकुलेट वेनेसन डाइकाट में पैरेलल होता है मोनोकाट में। ये आपके इंफॉर्मेटिव था, आपको याद होना चाहिए। ये फिगर देख के पहचानना है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। स्टोमेटल अपरेटर सी क्या होगा, गार्ड सेल होगा। अब इससे आपको दोनों फिगर पहचान में आ जाएगा। यहाँ का भी सी क्या होगा, गार्डी सेल होगा इसमें, क्योंकि ए बी सी अलग से नहीं मैच कराया है। तो सी गार्ड सेल उठाइए भैया, सी एपिडर्मल, सी सब्सिडियरी, सी गार्ड। और गार्ड के बगल में क्या होता है, सब्सिडियरी। तो बी हो गया सब्सिडियरी, तो बी सब्सिडियरी यहां पे था, तो आंसर मिल गया था आपको ए। ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका डाइकाट का और ये मोनोकाट का है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू साइटोप्लाज्म, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, फलाना डिकाना जो भी करे, ये बेटा आप बात कर रहा है मीजोसोम की। और मीजोसोम के सारे फंक्शन आपको याद हो जाना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन उसका डिवीजन करेगा, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ा देगा, सेक्रेशन में हेल्प करेगा, रेस्पायरेशन होगा यानी कि एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। प्लाज्मिड बेटा आपका एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। न्यूक्लियोइड वह प्लेस जहां पे बैक्टीरिया का डीएनए पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए freely lie in cytoplasm. Pilus help in conjugation tube. Which of the following statement is incorrect about the plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? The ratio of protein and lipid varies considerably in different type of cell. बिल्कुल सही है, इनका परसेंटेज वेरी करता है, लेकिन आरबीसी में देखा जाए तो 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 8 to 10% क्या होता है बेटा आपका राइबोस कार्बोहाइड्रेट। इनकरेक्ट पूछा था तो सही है। द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, तो भाई लिपिड की पहले बायलेयर होती है और प्रोटीन इसको दोनों तरफ से धसाए रखता है, तो सी वाला गलत हो जाएगा। लिपिड का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यस हेड इज पोलर यानी हाइड्रोफिलिक, और जो पोल होता है टेल होता है वो अंदर की तरफ छुपा होता है, ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम है और पहचानना है। तो हमको लग रहा है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया भैया, एनिमल सेल की डायग्राम में ध्यान रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेलुलर एनर्जी। इन द गिवन ABC and D आर द मैच रिस्पेक्टिव कॉलम विद 1 2 and 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो यूज ऑफ ATP, सोडियम एंड पोटेशियम पंप।
तो भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का यूज नहीं होगा, लेकिन एग्जांपल सोडियम पोटेशियम नहीं होगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप किसका होता है, एक्टिव का। बैक्टीरिया में मीजोसोम पाया जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये लाइन क्या हो गई, सही, तो आंसर हो जाएगा बी। सेल वॉल इन प्लांट सेलुलोज का बनता है। और देखिए सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल, क्यों, क्योंकि उसमें छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र से अंदर बाहर चीज़ें आसानी से जा सकती हैं उस साइज के अकॉर्डिंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा कॉनकेव सरफेस से, कॉन्वेक्स सरफेस से फ्यूज करता है, और कॉनकेव सरफेस का नाम होता, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, और इसका नाम होता है सिस फेस। और जो कॉनकेव दूर वाला तो उसको बोलते हैं ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, सही बात, मोटाइल सेल नहीं होगा। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है, रॉन्ग पूछा है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। पिली एंड फाइब्रिन मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, नहीं भैया, ये अटैचमेंट, और जो पिली है स्पेशल प्रोटीन पाइलिन का होगा, और इसमें कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा। और जो बेटा आपका मोटिलिटी में आएगा वो आएगा फ्लैजेला। फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू गोल्गी बॉडी, तो गोल्गी बॉडी के कॉनकेव सिस फेस से फ्यूज करेगा, और सॉरी कॉन्वेक्स सिस फेस से फ्यूज करेगा, और कॉनकेव ट्रांस फेस से आपका ये हो गया कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेस, और ये हो गया कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस। तो सिस से ट्रांस की तरफ जाएगा, वन वे रूट, साइक्लिकल वगैरह रूट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46, एक फार्मूला याद कर लीजिए बेटा, LNRC। तो लेफ्ट एन टर्मिनल होता है और राइट में आपका सी टर्मिनल होता है, और लेफ्ट साइड क्या होगा, पहला लिखने में आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट अमीनो एसिड लेफ्ट हो गया, ये हो गया एन टर्मिनल, लास्ट अमीनो एसिड राइट साइड आएगा, और ये हो गया सी टर्मिनल। तो x इज n होना चाहिए, तो x इज n एंड y इज सी टर्मिनल, तो आंसर हो जाएगा 46 का सी। बेटा ये आपका ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला दिया गया है। जब आपका ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ जाए तो आपको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ये आपका फास्फोलिपिड है, इसमें आपको फास्फेट ग्रुप भी दिखाएगा, तब आपका बनेगा आपका फास्फोलिपिड। और सिंगल ग्लिसरॉल विद सिंगल फैटी एसिड कहलाएगा मोनोग्लिसरॉइड। न्यूक्लियोटाइड पहचानने का तरीका होता है, न्यूक्लियोटाइड में शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस और 5वें कार्बन से फास्फेट, तो कार्बन 1 और एक कार्बन है 5, तो आंसर हो जाएगा। बाकी ये गलत फिगर है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, ये आपका नाइट्रोजिनस बेस है एडेनिन। क्वेश्चन नंबर 49, पिगमेंट, टर्पिनॉइड, एल्केलॉइड, लेक्टिन्स। तो लेक्टिन होता कनकनावेलिन ए, तो D1। एल्केलॉइड में मॉर्फिन एंड कोडीन, तो C3, तो आंसर तो आपका निकल के आ गया। टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन एंड डायटर्पिन, पिगमेंट में कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन, ये वाटर सॉल्युबल होता है, वैक्यूल में पाया जाएगा, पर्पलिश कलर का होगा। इसके अलावा बेटा बाकी जो आप क्लोरोफिल ए, बी और जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन आर गिवन इन रैंडम ऑर्गन। इसको फिर देखिए, आप देखो इसको जल्दबाजी में ना करिए। इसमें सबसे पहले एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जुड़ेगा, और लास्ट में सबस्ट्रेट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट से एंजाइम से निकलेगा, और एंजाइम फ्री टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। ढूंढिए एंजाइम कहाँ फ्री है, तो द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट, नाउ एंजाइम इज फ्री टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, यानी लास्ट स्टेप रहा। तो लास्ट में इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, लास्ट में देखिए 1 यहीं पे था। अब पढ़ देते हैं, सबस्ट्रेट एक्टिव साइड में बाइंड होगा और उसको कहेगा कि अच्छे से टाइट बाइंड हो, तो पहला आएगा ये
बाइंडिंग ऑफ सब्सट्रेट इंड्यूस करेगा एंजाइम को, शेप को, जिससे उसे टाइटली होगा, फिर आपका एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो 4 3 2 1। क्लासेस ऑफ एंजाइम, तो भैया क्लासेस ऑफ एंजाइम में आपका 6 क्लास होता है और हर क्लास में 4 to 13 सब क्लासेस होते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, ठीक है ना। ऑक्सीडो रिडक्टेज का एक नाम डिहाइड्रोजिनेज भी रख सकते हैं, ट्रांसफरेज का एक नाम काइनेजेज भी रख सकते हैं। लाइएज, लाइगेज, हाइड्रोलेज एंड आपका आइसोमरेज। अगर ट्रांसफर ऑफ ग्रुप है तो ट्रांसफरेज, जैसे एटीपी से फास्फेट ग्रुप निकला और ग्लूकोज से जुड़ के बना दिया ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो पहला आया ट्रांसफरेज। तो 2 ऑप्शन में है। और बेटा अगर बॉन्ड ग्रुप का रिमूवल हो लेकिन डबल बॉन्ड बने और हाइड्रोलिसिस ना आए, हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड, तो लाइएज कहलाता है। तो आंसर तो निकल के आ गया था। और 2 चीज को जोड़ने वाले क्या बोलते हैं, लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 52 मैचिंग का क्वेश्चन है। क्रोमोजोम अगर इक्वेटर पे आ गए हैं तो इसका मतलब मेटाफेज है। 1D, एक ही ऑप्शन में 1D था तो आंसर तो मिल गया। पैकेटिन में बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है। जाइगोटिन मतलब जुड़ना यानी सिनेप्सिस, और स्प्लिटिंग मतलब एनाफेज। विच वन इज करेक्ट फॉर G0 स्टेज। तो क्वेश्चन स्टेज होता है सेल साइकिल स्टॉप, बिल्कुल सेल साइकिल रुक जाएगी। G0 में सेल प्रोलिफरेट नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी, लेकिन काम तो करती रहेगी। लेकिन व्हेन नीड, जब जरूरत होगी तो उसको डिवीजन करने के लिए स्टिमुलस मिल जाएगा तो कर भी जाएगी। तो सारी बातें क्या होगा, इस सही। क्वेश्चन नंबर 54 एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस इज क्रोमोजोम। तो भाई मेटाफेज का ये है आपका क्रोमोजोम, और एक सेंट्रोमियर पे यहाँ पे 2 डिस्क लगे होते हैं जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। चलिए क्या पूछा है, क्रोमैटिड कितने हो गए, 2। सेंट्रोमियर कितना हो गया, 1। काइनेटोकोर कितने हो गए, 2। और हर क्रोमैटिड में आपको पता है एक डीएनए मॉलिक्यूल जाएगा, उसका रेप्लिकेटेड दूसरे में जाता है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, तो 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2। आंसर हो गया 54 का ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली इंडिकेट्स द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एट विच पार्टिकुलर इवेंट अकर्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में होगा, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में, और सेंट्रोमियर एनाफेज में। तो एनाफेज के साथ प्रोफेज, और यहाँ पे प्रोफेज 2 जगह हो गया, तो इंटरफेज। तो आंसर निकल के आ गया आपका बी। 56 में इवेंट दिया है। ये देखिए क्वेश्चन का डिजाइन पैटर्न बढ़िया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिख दिया और बताया है कि किसके बारे में है। चलिए भैया, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मुझे लग रहा प्रोफेज के बारे में देखिए। प्रोफेज में आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होनी चाहिए। चलिए आइए, स्पायरेशन ऑफ क्रोमोजोम, कंडेंसेशन एंड क्रोमोजोमल मटेरियल। तो सबसे पहले ये हो गया प्रोफेज। कंडेंसेशन मतलब प्रोफेज और डीकंडेंसेशन मतलब मेटाफेज। कहाँ डीकंडेंसेशन है, तो टीलोफेज हो गया, सॉरी प्रोफेज का उल्टा, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर न्यूक्लियोलस सब रीअपियर हो जाएगा। तो बी इज टीलोफेज और ई इज प्रोफेज। तो ई 2 ऑप्शन में है और बी 1 में है, तो आंसर तो निकल के आ गया आपका फर्स्ट। चलिए बाकी इंटरफेज में आपका होगा एस फेज यानी रेप्लिकेशन।
मेटाफेज को जब भी बोलेगा तो इसका मतलब बेटा आपका इक्वेटोरियल प्लेट आना चाहिए था, नहीं ये हो गया मेटाफेज, ठीक है ना, ऐसे मैच करना था। और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो सीधे लिखना चाहिए था एनाफेज। You are given 13 meiotic division. From these division, how many seeds you can form? तो भैया अगर हमको एक सीड मान लीजिए बनाना है, तो मान लीजिए एक पॉलन ग्रेन की आवश्यकता होगी और एक ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक, और एक एम्ब्रायो सैक बनाने के लिए एक मियोसिस की जरूरत होती है और एक पॉलन ग्रेन बनाने के लिए 1/4 मियोसिस। या ये मैं कह दूं कि एक मियोसिस से कितने पॉलन ग्रेन बनते हैं? 4, ठीक है ना। तो कितना आपका है दिया हुआ? 13 मियोटिक डिवीजन। चलिए 13 मियोटिक डिवीजन है तो मैं सीड बढ़ाता हूं। 13 सीड तो बनेगा नहीं, क्योंकि 13 सीड के लिए भैया 13 पॉलन ग्रेन चाहिए और 13 एम्ब्रायो सैक, और 13 एम्ब्रायो सैक के लिए 13 मियोसिस चाहिए। तो मैं थोड़ा कम करता हूँ, चलिए मैं बनाता हूँ 13 को डिवाइड करता हूँ 10, ऑप्शन से करना होता है इसको, 10 और 3 में। तो 10 मियोसिस की रिक्वायरमेंट हो गई क्या बनाने के लिए? एम्ब्रायो सैक। और 3 मियोसिस की रिक्वायरमेंट हो गई क्या बनाने के लिए? पॉलन ग्रेन्स। तो भैया ये 13 मियोसिस था, तो 10 मियोसिस से 10 एम्ब्रायो सैक बनेगा और 3 मियोसिस से जो पॉलन ग्रेन बनेंगे वो क्या बनेंगे? 3 चौके 12 पॉलन ग्रेन, और 10 मियोसिस से 10 एम्ब्रायो सैक बनेंगे और 10-10 मिलके बना लेंगे सीड। तो कितना सीड बना? 10 सीड। तो कितना पॉलन ग्रेन बच गया? 2 पॉलन ग्रेन बच भी गया। ऑप्शन ढूंढिए, डी आ गया। तो ऐसे लगाना था, बहुत आसान था, आपको ऑप्शन के जरिए कर सकते थे, इतना तो सोच ही सकते थे भाई दिमाग में। विच वन इज फॉल्स? H2S नॉट वाटर इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है, कार्नेलियस वानली ने बताया था जब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकला था, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन जो सुटेबल हाइड्रोजन डोनर था वो वाटर की जगह आपने दूसरा लिया था। लाइट एंड डार्क रिएक्शन आर स्टॉप्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट नहीं तो आपका लाइट रिएक्शन तो बंद ही हो जाएगा और डार्क रिएक्शन कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। केल्विन साइकिल बेटा आपका चलता है स्ट्रोमा में, इसलिए लाइन गलत हो गई और गलत ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद PS1 एंड PS2 इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? फॉल्स पूछा है भैया, ध्यान रखिएगा। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। वाटर ऑक्सीडाइज होता है PS2 पे, तो वाटर इज ऑक्सीडाइज इन PS2 बट नॉट PS1, सही है। फोटॉन्स आर नीडेड टू एक्टिवेट बोथ PS1 एंड PS2, ये भी सही हो गया। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, ATP बनेगा और NADPH2 भी बनेगा। NADPH2 बनता है PS1 से, ना कि PS2 पे। तो ये लाइन आंसर हो जाएगा, कोई गलत पूछा है। P से लेके U, PQRSTU इतना बड़ा दिया है। और भैया पूछ रहा है किसके बारे में? केमी ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस ऑफ ATP, और इसको आपको बनाना है, बढ़िया है। तो केमी ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस में आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए सर, कि सबसे पहले लाइट आएगा और एक्साइट करेगा, तो लाइट एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन PS2, चलिए सही हो गया। तो सबसे पहले T आना चाहिए। अगला लास्ट में क्या होगा? प्रोटॉन का ग्रेडियंट टूटेगा, प्रोटॉन आपका F0 और F1 के जरिए गुजरेगा और क्या बनेगा? ATP। तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन फ्लो आर यूज्ड बाय ATP सिंथेटेज टू मेक ATP। तो लास्ट में आएगा, तो लास्ट में आया U, किसको लगा डाला? तो लाइव झिंगा लाला। तो आपका तो आंसर तो आ गया भैया पहले और लास्ट में। तो फर्स्ट स्टेप ये रहा, लास्ट स्टेप ये। अब पूरा पढ़ देते हैं।
पहले लाइट यहाँ PS2 को होगा, फिर PS2 के बाद आपको पता है इलेक्ट्रॉन PS2 से निकलेगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगा, फिर उसके बाद आपका कैरियर यूज एनर्जी टू मूव प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जब इससे जुड़ेगा तो आपको मालूम वाटर की स्प्लिटिंग होगी, NADPH2 बनेगा, और साथ ही साथ प्लास्टोक्विनोन जो लेके आएगा प्रोटॉन स्ट्रोमा से, कहाँ पे, आपका ग्रेना थैलाकॉइड के ल्यूमन में। प्रोटॉन डिफ्यूज जाएगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा, फिर उसके बाद आपका Q आएगा, प्रोटॉन डिफ्यूज करेगा ATP सिंथेसिस से और लास्ट में बन जाएगा ATP। इतना ढूंढते ढूंढते टाइम वेस्ट कर लोगे, इसलिए लास्ट और पहला लगाने की ट्रिक अपनाइए, इसको हमेशा आप प्रो तरीके से लगाइए। C4 प्लांट तो बेटा ये आपके ड्राई ट्रॉपिकल एरिया सीधे याद होना चाहिए, तो टेम्परेट खत्म, वो भी कौन सा, ड्राई ट्रॉपिकल एरिया, सीधे आपको याद होना चाहिए। ये डायग्राम दिया गया है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, अरे 1 है, A3 है, A4 है और A2 है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आप क्या दोगे, और लाइट इंडिपेंडेंट मतलब डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो डार्क रिएक्शन में आपने CO2 दिया और क्या बन गया, शुगर, तो 3CO2, 3CO2 एक ही ऑप्शन में था, इतना बन गया। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में वाटर दिया और क्या निकला, ऑक्सीजन, यानी लाइट रिएक्शन की स्प्लिटिंग। एट हायर लाइट इंटेंसिटीज ग्रेजुअली फोटोसिंथेसिस रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, वाई। कह रहा है कि हायर लाइट इंटेंसिटी पे क्यों रेट नहीं बढ़ता, तो सैचुरेशन आ गया, क्योंकि 10% ऑफ फुल सनलाइट में आपका सैचुरेशन आ जाता है, और जब सैचुरेशन आ गया तो बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ये भी लाइन याद होना चाहिए। तो अदर फैक्टर्स बिकम्स लिमिटिंग, और मेजर लिमिटिंग फैक्टर में फोटोसिंथेसिस में कौन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इफ टू एसिटिल कोई एंजाइम ये मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में गया, तो ऐसे याद करिए, जब 1 क्रेब्स साइकिल का आपका डाटा पूरा याद होना चाहिए। वन क्रेब्स साइकिल का डाटा क्या है, एक GTP, जिसको हम किसके बराबर मान सकते हैं, ATP के बराबर, 3 NADH2 और 1 FADH2। इसको अगर हम 3 ATP से गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा, 9 ATP। इसको अगर हम 2 ATP से गुणा कर दें तो बन जाएगा 2 ATP, ठीक है, 9 2 11 12, टोटल 12 ATP बनता है। अब भैया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के कितने ATP बने, 12 ATP एक टर्न पे, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। लेकिन ये पूछा क्या है, अब देखिए कितना जबरदस्त लाइन लिखा है, ये जो ATP बना है ये कैसा है, इनडायरेक्ट, और ये कैसा बना है, डायरेक्ट। तो भैया डायरेक्ट पूछा है कि इनडायरेक्ट, तो देखिए क्या लिखा है, डायरेक्टली लिखा है, तो भैया एक बार में 1 तो 2 बार में 2, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चूंकि कोई 24 दिया नहीं तो इसलिए आप कंफ्यूज भी नहीं किए। एक लाइन और घुमा के पूछ सकता है, ये जो ATP है ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, बाकी ये ऑक्सीडाइटिव वाला होगा क्योंकि ये आपका ETS में जाके बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता था कि कितने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन एक टर्न में चलते हैं, तो 1, 2 एसिटिल के लिए 2। मैचिंग का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेट डीकार्बोक्साइलेशन। तो हाइड्रोजन फाइनल एक्सेप्टर होता है A2, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो साइटोक्रोम C तो B3, तो आंसर तो निकल आया। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये बेटा जब आपका पायरुविक एसिड से क्या बनाएगा, एसिटिल को एंजाइम में, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो 5 कार्बन होता है, और कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटेरिक के पहले डीकार्बोक्साइलेशन होता है और बाद में होता है, क्योंकि उससे पहले आपका 6 कार्बन का होता है, और जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक से आपका फिर डीकार्बोक्साइलेशन होगा तो कितने कार्बन का बन जाएगा, 4 कार्बन का। 38 ATP मॉलिक्यूल में, तो अभी आपको अगर पूरा याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिएगा, हम पूरा लिख रहे हैं 2 6 ऐसे लिख देते हैं,
6 2 18 4। चलिए देखते हैं अब ये क्या लिखे हम। ये है ग्लाइकोलिसिस, ये 2 एटीपी डायरेक्ट बना और 6 एटीपी इनडायरेक्ट बना। सारे एटीपी लिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 NADH2 से। ये 6 एटीपी इनडायरेक्ट है, कब? लिंक रिएक्शन यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और ये 2 टर्न क्रेब्स साइकिल का डेटा है। 2 एटीपी डायरेक्ट, 18 एटीपी बेटा NADH2 वाले फॉर्म से बना होगा और 4 एटीपी FADH2 से बना है, क्योंकि आप जानते हैं 2 FADH2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक टर्न में 3 NADH2 बनता है, तो 2 टर्न में 6, तो 6 3 18 एटीपी। अब जरा जोड़िए, 18 4 22 2 24 4 24 6 30 और 8 38। तो जरा बोलिए 8 6 22 24, 12 दूनी 24। क्वेश्चन नंबर 67 बेटा, ये आपका ग्लाइकोलिसिस दिया गया है। तो देखिए ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 1,6 बाईफास्फेट, तो बीच के स्टेप गायब हैं, तो 2 टर्न आएगा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट का स्प्लिटिंग हुआ, 2 मॉलिक्यूल बन गया फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, या DHAP भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ NAD+ इज नॉट अवेलेबल द पाथवे विल बी ब्लॉक्ड एट द रिएक्शन प्रेजेंटेड बाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NAD का काम क्या है? तो NAD अपने आप को रिड्यूस करेगा NADH2 में, यानी खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो ये किसी को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज्ड। यहां पे देखिए एल्डिहाइड है, यहां पे क्या है? एसिड। और आपकी केमिस्ट्री क्या कहती है? एल्डिहाइड जब एसिड में बनता है तो इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी इस स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन कराना है, तो NAD+ अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूस, यानी NADH2। यह तुम्हें याद होना चाहिए कि जब एल्डिहाइड बदलता है एसिड में, उसी समय आपका NAD+ बदलता है NADH2 में। तो तीसरा वाला रिएक्शन नहीं चलेगा, आंसर हो जाएगा B। ठीक है ना, यहां से स्टॉप हो जाएगा, और जब यहां से स्टॉप होगा फिर आगे भी नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो 67 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका B। बढ़िया क्वेश्चन था। ABCD को पहचानना है, 2PGA फास्फोइनॉल पायरुवेट, B एंड निकल गया। तो बेटा ये बात कर रहा होगा साइटोप्लाज्म की, यानी D हो गया साइटोप्लाज्म। लास्ट में क्या बनता है? पायरुविक एसिड। फास्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनता है तो क्या निकलता है? ATP। और फास्फोग्लिसरिक एसिड से जब फास्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, इनोलाइजेशन, यानी वाटर। तो A वाटर, B पायरुविक एसिड और D साइटोप्लाज्म। तो B पायरुवेट, D साइटोप्लाज्म, आंसर मिल गया फर्स्ट। और C हो जाएगा ATP। Which of the following metabolite is common to respiration mediated breakdown of glycerol, carbohydrate and protein? तो ग्लिसरॉल को सबसे पहले क्या मिलेगा? पायरुवेट। कार्बोहाइड्रेट को पायरुवेट, प्रोटीन को भी पायरुवेट। तो पायरुवेट सबके लिए कॉमन होगा। एसिटिल को एंजाइम भी कॉमन होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रिफॉस्फेट खाली किसको मिलेगा? ग्लिसरॉल को और कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को नहीं मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा D। अब कहोगे सर आप तो हमेशा लगाते हो एसिटिल को एंजाइम में, तो जब एसिटिल को एंजाइम होता है वहां पे फैट आता है, ध्यान रखिएगा। अब फैट में 2 चीजें आती है, एक होता है फैटी एसिड और यह ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल तो इंटर कर जाता है बेटा DHAP से, लेकिन फैटी एसिड कहां से इंटर करता है? एसिटिल को एंजाइम में। अब फैट जब बोल दोगे तो सबसे लास्ट में एसिटिल को एंजाइम में आ रहा है, तब तो आप खाली एसिटिल को एंजाइम में लगाओगे, क्योंकि फैट में फैटी एसिड पायरुवेट से नहीं, एसिटिल को एंजाइम में से निकलता है। तो जो आंसर
जो आपको रेगुलर मिलता है उसमें जो एसिडिल को एंजाइम लगा तो वहाँ पे फैट वर्ड है, हमने फैट दिया ही नहीं, हमने क्या दिया ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यानी फैट को तोड़ के दिया है, तो ध्यान रखना। अब भैया ग्लिसरॉल को भी पार्विक एसिड मिलेगा और क्या मिलेगा एसिटिल को एंजाइम ए भी मिलेगा। इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली बेटा तो ये पाया जाता है बेटा बटर कप में, और कॉटन कोरिएंडर लार्कस्पर्म में ये पाया जाता है फेजेस ऑफ लाइफ, हेट्रोफिली इन फेजेस ऑफ लाइफ। 71 वाई एक्स एंड जेड के बारे में पूछा है। देखिए अगर रूट ग्रोथ को प्रमोट करना, रूट हेयर बनाना है तो ये हो गया इथाइलिन, और रूट इनिशिएशन होगा तो बेटा आ जाएगा ऑक्सिन, तो एक्स इज इथाइलिन। वाई हार्मोन इंड्यूस फ्लावरिंग मैंगो एंड आल्सो प्रमोट रैपिड इंटरनोड या पेटियोल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट एंड हेंस, तो ये भैया ये भी क्या हो गया इथाइलिन। हार्मोन इन सीड जन्म से ए बी है, वैसे ए बी एक ही दिया था तो आपको यहीं से निकल आता आंसर डी। तो ये दो काम इथाइलिन के हैं, और ये इनहिबिट अगर वर्ड आ गया टॉलरेंस और स्ट्रेस वगैरह तो ए बी एक ही ऑप्शन रहता, कर सकते थे आप। विच हार्मोन प्रमोट फीमेल फ्लावर, ए बी इथाइलिन का फंक्शन होता है, इथाइलिन आपको याद होना चाहिए, फीमेल फ्लावर इन कोकम्बर। एक टेबल दिया गया है बेटा आपका और हार्मोन को मैच कराना है। ऑक्सिन, तो ऑक्सिन टर्पिन डेरिवेटिव नहीं होता, एडेनिन डेरिवेटिव नहीं होता, ऑक्सिन होता है बेटा आपको इंडोल कंपाउंड्स। तो वन इज इंडोल, दो ऑप्शन में इंडोल है तो चला गया। टर्पीन और एडेनिन, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे जिब्रेलिन, और ये हो जाएगा एडेनिन डेरिवेटिव में आता है काइनेटिन। तो दो जिब्रेलिन और 3 हो जाएगा साइटोकाइनिन। वैसे भी दो एब्सिसिक दिया तो हो नहीं सकता, एब्सिसिक का होता है कैरेटिनॉइड डेरिवेटिव, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन्स, तो एबीए मोस्ट केसेस में, सारे वर्ड नहीं आता, मोस्ट केसेस में एंटागोनिस्टिक होता है विद जिब्रेलिक एसिड। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर, तो चार्ल्स डार्विन एंड एफ डार्विन बेटा ऑक्सिन से रिलेटेड थे, और ई कुरोशोवा थे बेटा जिब्रेलिक एसिड के। एफ डब्ल्यू एंड ऑक्सिन को डिस्कवर की आइसोलेट किए थे, ई कुरोशोवा बेटा आपके लिए थे जिब्रेलिक एसिड, स्कूग एंड मिलर काइनेटिन्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अबाउट, तो बेटा 5 ml ऑक्सीजन किसको देगा टिश्यू को, एंड एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अबाउट 4 ml CO2 किसको देगा एल्वेलाई को। ये दोनों लैंग्वेज आपको याद होना चाहिए, तो 5 टिश्यू 4 एल्वेलाई, तो आंसर हो जाएगा 76 का बी। नीमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है बेटा कहाँ पे, पॉन्स में, पी से नीमो पी से पॉन्स, और डायरेक्टली रेगुलेट करता है फंक्शन किसका बेटा आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कहाँ पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेन सेंटर क्या होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो पॉन्स एंड रेस्पिरेटरी, ये इसको डी होगा ना, सेरिबेलम है ये। तो एजमा, अजमा कैसा होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास सेल इन द लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया नहीं होगा, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, तो लंग्स में फ्लूइड बनना वो हो जाएगा बेटा निमोनिया। अ डॉक्टर सजेस्टेड टू अ कपल नॉट टू हैव मोर देन 1 चाइल्ड बिकॉज ऑफ, तो भैया एक चाइल्ड से ज़्यादा नहीं, तो ये आ गया केस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, तो मेल क्या होगा माइनस, और सॉरी मेल होगा प्लस और फीमेल होगी माइनस, क्योंकि फीमेल पहचानेगी नहीं तभी मारेगी, ऐसे याद रखिएगा, फीमेल मारेगी तभी जब पहचानेगी नहीं। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वेंटिकुलर फीलिंग अकर्स प्रायर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन,
तो 70% बेटा कौन से स्टेज में होता है? ज्वाइंट डायस्टोल में। बचा हुआ कब फीलिंग होता है? 30% जब होता है 0.1 सेकंड का एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो 70-30 याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ ब्लड टू बी पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट है। अगर ये पर सेकेंड होता या पर बीट होता तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम नियरली 70 ml होता है। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम विल नॉट कॉज टू रिलीज ऑफ। तो बेटा ब्लड प्रेशर या कम होना, तो एएनएफ कब आता है? ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है। अब बाकी रास कब आता है? जब ब्लड प्रेशर घटता है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बेटा कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए जरूरी है? तो कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब रास चले, यानी रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन और एडीएच। तो लो लेवल ऑफ एडीएच नहीं भाई, चले। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी, भाई ये तो आपका इनर में जब जितना होगा उतना यूरिन कैसा जाएगा? कंसंट्रेशन सही हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन बेटा आरबीसी के लिए होता है, इसलिए नहीं होगा। प्रेशर से फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है, ना कि कंसंट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, पीसीटी प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो चलिए, डिसेंडिंग लिम्ब बेटा आपका किसके लिए परमेबल होता है? वाटर के लिए। तो ए की मैचिंग 2 के साथ, तो एक ही आंसर से आंसर आ गया था आपका। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा बेटा? प्रॉक्सिमल में होगा। कंडीशनल कहाँ होगा? डीसीटी में। और असेंडिंग किसके लिए होगा? साल्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर। सही है लाइन। गलत पूछा, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन हुआ नहीं, अब 2 और 4 3 पढ़ना था। इट कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट लाइक सैलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। ये भी सही हो गया। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये भी सही हो गया। बीइंग मल्टीलेयर्ड इट हैज अ ग्रोथ रेल, हाँ ये गलत हो जाएगा भैया। इसका लिमिटेड रोल बोलते हैं, क्योंकि भैया इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। तो चौथा गलत है, ओनली 4। तो आंसर हो जाएगा 85 का बी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल जंक्शन इज फॉल्स? सेल जंक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑल द सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद द लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। तो फ्यूज होते हैं, ना के बराबर इंटरसेलुलर मटेरियल पाया जाता है। इट ऑलमोस्ट ऑल सारे नहीं, देखो ऑलमोस्ट ऑल को फोकस करिएगा। जैसे इसमें पाया जाता है, जो लिंक करेगा सही है। टाइट जंक्शन लीकेज को रोकेगा। ऑर्डरिंग जंक्शन सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर। गैप जंक्शन प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल बिटवीन सेल फॉर पैसेज ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल और सम टाइम बिग मॉलिक्यूल। तो सब सही है, तो कुछ गलत नहीं, तो आंसर कहाँ मिलेगा आपको? नन ऑफ दीज में। मेल कॉकरोच, तो मेल कॉकरोच में याद करिएगा, डॉर्सल आपका पाया जाएगा एनस और वेंट्रल पाया जाएगा गोनोपोर और गोनेपोफाइसिस। तो डॉर्सल एनल, वेंट्रल, जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, टेक बक, टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, किडनी, बिडर्स कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोइका, और लास्ट में आएगा क्लोइकल अपर्चर। तो टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, तो टेस्टिस वासा एफ्रेंसिया, टेस्टिस वासा एफ्रेंसिया। इसके बाद आएगा बिडर्स, टेक बक, बीच में आएगा किडनी। तो आंसर हो गया बी। टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, किडनी, बिडन कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोइकल अपर्चर। Female frog, which of the following is false? One pair of ovary is situated near kidney,
ओवरी है, हाँ देखिए किडनी के पास मिलेगा, लेकिन इसका जैसे मेल में क्या था, टेस्टिस और किडनी में कनेक्शन था वासा एफरेंसिया के जरिए, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा। ओवरी हैज फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, ये गलत हो गया आपका। तो दूसरा आना चाहिए फॉल, तो दूसरा एक ही ऑप्शन था। देखिए आंसर तो आपने निकाल लिया, देखिए कितना आसान हो गया। दूसरा के एक ही ऑप्शन में था, बाकी हम आपको पढ़वाएंगे खाली, आंसर तो पा गए आप। कॉन्वलेटेड ट्यूबुलर सिलेटेड एंड ग्लैंडुलर ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम ओवरी एंड ओपन इनटू क्लोएका। तो भैया ओवरी से आपका जो ओविडक्ट होगा आपका सीधे क्लोएका में खुलेगा, यानी आपका फीमेल में आपका यूरिनरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग चलेगा। ओविडक्ट एंड यूरेटर ओपन सेपरेटली इनटू क्लोएका। एक फीमेल एक बार में 25 से 3000 ओवा एट एट अ टाइम ले कर सकती है। तो इससे आपका फीमेल की कई सारे पॉइंट भी याद हो जाएंगे। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, तो अपर होता है लेब्रम, लोअर होता है लेबियम, साइड में मैक्सिवल और मैक्सिला और मैंडिबल पाया जाएगा, और इनके अंदर आपका पाया जाएगा हाइपोफैरिंक्स। द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, तो अपर लिप या अप याद कर लीजिएगा, और लोअर में होगा लेबियम, साइड में होगा मैक्सिला और मैंडिबल। मैंडिबल में ग्राइंडिंग और इंसाइजन रीजन पाए जाते हैं। तो बेटा कंप्लीट एनसीईआरटी 1 का आपका पेपर था। कॉन्फिडेंट बूस्टअप करिए, अब अगले पेपर के लिए तैयार रहिए, धुआं धुआं हो जाएगा। आप मेहनत करिए, हर लाइन आपको रटवाने की कोशिश रहेगी। क्वेश्चन एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन बढ़िया रहेगा। आपका एनसीईआरटी 11 था, तो थोड़ा सा हमने आपका इन्फॉर्मेटिव पेपर रखा, ऐसा नहीं खराब पेपर है, इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि आपका सारे इन्फॉर्मेशन हमने पुटअप कर दिया, लेकिन आप ट्रिकी वे में लगाएंगे तभी कर पाएंगे। तो अच्छे से तैयारी करिए। मेरा काम है आपकी गलतियों को अभी से उभार के आपको सही करना, जैसे आप 2026 का जब पेपर दीजिए तो ये सब गलतियाँ ना करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।